हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सर्कल टुडे। सो अब सर्कल स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। आप सभी भी नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेशंस हैं कुछ जो आपको पता होने चाहिए। राइट देयर सेंटर, सेंटर सर्कल क्या होता है? सर्कल एक कलेक्शन है पॉइंट्स का जो कि आपका एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होंगे। मतलब वो सारे पॉइंट्स जो मिलाकर सर्कल को बना रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है और वही पर्टिकुलर पॉइंट आपका क्या कहलाता है? सेंटर। तो सेंटर इज द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। देखो अपनी एनसीईआरटी की बुक में इंट्रोडक्शन में फर्स्ट लाइन लिखी है that you have studied in class 9 that a circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance radius from a fixed point called center. So center is the fixed point and all the points that are equidistant from that single point together makes a circle. ठीक है, उसके बाद देखो रेडियस, distance from any point on circle, distance from any point on the circle to the fixed point, to the fixed point. In case you are left with any word, you can also go back to this video and check कि आपने कोई अगर word मिस करा तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, राइट अंडर डेफिनेशन ऑफ chord, 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 line segment made by joining, line segment made by joining any two points on the boundary of the circle. देखो कैसे, अगर एक सर्कल है इसकी बाउंड्री मैंने कहीं पर दो पॉइंट दिए, मैं इसे ज्वाइन करूं तो वो क्या कहलाएगा? कॉर्ड। अच्छा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है सर्कल का? डायमीटर, दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। मतलब उससे ज्यादा लेंथ में लंबा कॉर्ड आप किसी भी सर्कल का ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देखो आर्क, part of circle joining two points on the circle, part of circle joining two points on the circle. अब डिफरेंस समझो, जब हमने बात करी कॉर्ड की, सपोज हमने टू पॉइंट्स लिए ए और बी, तो ए और बी को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट तो कहलाएगा कॉर्ड और ए और बी से बीच में जो सर्कल का पार्ट आ रहा है वो क्या कहलाएगा? आर्क। समझ आया डिफरेंस दोनों में? अब देखो सेक्टर, सेक्टर area made by arc and two radii radii of circle comma by joining center to end point of arc, by joining center to end point of arc is called sector, of arc is called sector। अब सेक्टर क्या होता है? सपोज ये सेंटर है सर्कल का, मैंने ये आर्क कंसीडर करी और मैंने इस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से मीट करा दिया, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? सेक्टर। सब में डिफरेंस समझ आ रहा है? कॉर्ड में, आर्क में, सेक्टर में डिफरेंस समझ आया? अब आगे लिखो सेगमेंट। सेगमेंट की डेफिनेशन लिखो, एरिया मेड बाय chord and an arc of circle is called segment। अब देखो डिफरेंस क्या है? आर्क में आपने एक पढ़ी सेक्टर और एक पढ़ा सेगमेंट।
और इन केस ऑफ सेगमेंट आप क्या करोगे कि आर्क की जो एंड पॉइंट्स है उनको ज्वाइन करके जो कॉर्ड बन रहा है उसके अंदर जो एरिया सबटेंड हो रहा है पूरा, ये क्या कहलाएगा? सेगमेंट। समझ आया सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस? सेक्टर में एंड पॉइंट्स आपके सेंटर से मीट करेंगे, वो जो एरिया कवर होगा, और सेगमेंट के केस में जो कॉर्ड के विद इन एरिया आ रहा है उस आर्क का और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है उसे आप क्या बोलोगे? सेगमेंट। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब टेंजेंट लिखो। A line that intersects the circle, a line that intersects the circle at only one point, मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट पे जो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है वो कहलाएगी टेंजेंट। देखो कि अगर मैं बी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, मतलब बी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ जो बी पे टच करे, तो वो सिर्फ बी पॉइंट पे टच करता मिल जाए, वो और कहीं टच नहीं करेगा। सिंस चौक इज अ बिट थिक, तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि कहीं और भी टच कर रहा है, बट जब आप इसे शार्प पेंसिल से ड्रॉ करेंगे स्केल से, तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। और ये रूल होता है कि जब आप इस पॉइंट को सेंटर से ड्रॉ करोगे तो जो एंगल सबटेंड होगा ये कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब लिखो एक पॉइंट, द टेंजेंट टू अ सर्कल, द टेंजेंट टू अ सर्कल is the special case of the secant, is the special case of the secant, secant is a special case of the secant, comma, when the two end points of its corresponding chord coincide. मैंने कुछ लाइन बोली है, तो tangent to a circle is a special case of the secant when the two end points of its corresponding chord coincide. ठीक है, अब देखो सेकंड होता क्या है। देखो सेकंड के बारे में लिखो। पहले लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल, when a line intersects circle in such a way that there are two common points then that line is called secant. देखो आपको कॉर्ड समझ आया ना, ए बी एक कॉर्ड था, ये हमने लाइन सेगमेंट बोला था। सेकंड के केस में एक लाइन होगी, सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, इसे हम क्या कहेंगे? सेकंड। कॉर्ड नहीं कहेंगे, कॉर्ड को लाइन सेगमेंट है जो बस इन दो पॉइंट्स के बीच में आ रहा है। लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस होता है। एक सिंगल लाइन है जिसको मैंने नाम दे दिया एल, ये सेकंड कहलाएगी अगर इस सर्कल को एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है ना, इसलिए क्या कहलाएगा? सेकंड। ठीक है, यहाँ तक लेट्स मूव फर्दर। देखो सबसे पहले एक थ्योरम आती है आपकी
थ्योरम क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो आपका टेंजेंट है सर्कल का वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूं और मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ करा, लेट्स से वो किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल की बाउंड्री पे, तो अगर सेंटर यहाँ पर O है तो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूंगी तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। यानी कि रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट का एंगल क्या होगा? ये एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। लिखो, गिवन लिखो। आपको पता है ना, जब भी आपको कोई चीज प्रूव करने के लिए कहीं जाती है, पहले आप गिवन लिखते हो, फिर टू प्रूव लिखते हो, फिर उसका प्रूफ लिखते हो। सबसे पहले लिखो गिवन। फिगर ड्रॉ कर लो सर, प्रूफ के लिए। गिवन लिखो, xy is tangent to the circle, xy is tangent to the circle with center O comma P is point of contact. P is the point of contact. P point पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल पे, तो P is the point of contact. अब लिखो टू प्रूव, नेक्स्ट टाइम लिखो टू प्रूव OP परपेंडिकुलर XY। आपको क्या प्रूव करना है कि OP जो है रेडियस यानी कि आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब आप सेंटर को ज्वाइन कर रहे हो, ये किसके परपेंडिकुलर है? XY। ये तो प्रूव करना है। टू प्रूव OP परपेंडिकुलर XY, प्रूफ लिखो। प्रूफ देखो, हमें प्रूफ करना है कि OP परपेंडिकुलर है XY के। हमने कोई भी पॉइंट Q मान लिया ऑन द लाइन XY, जो टेंजेंट था XY, उस पे कोई भी पॉइंट हमने Q लेट कर दिया। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे? लेट Q बी एनी पॉइंट, लेट Q बी एनी पॉइंट on XY, on XY अदर देन P। यानी कि वो P पॉइंट पर इंटरसेक्ट अभी नहीं करना, हम उसे P पर इंटरसेक्ट नहीं मानते। तो Q इज एनी पॉइंट ऑन XY अदर देन P, यानी कि P से हटके कोई पॉइंट सच दैट OQ इज ग्रेटर देन OP। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कहीं पर भी पॉइंट लोगे, अगर वो सर्कल से बाहर जा रहा है, कोई सर्कल के एक्सटर्नल में पॉइंट आ गया, तो इसका डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा ही होगा। एक पॉइंट सर्कल पे और एक पॉइंट सर्कल के बाहर है, और सेंटर से आप डिस्टेंस ले दोनों पॉइंट पर, तो जो पॉइंट सर्कल से बाहर की तरफ एक्सटर्नली है उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। इट इज अ मैंडेट थिंग, नहीं हो सकता वो इससे कम। विद इन द सर्कल छोटा होगा, आउटसाइड द सर्कल वो बड़ा होगा। ठीक है, अब लिखो ब्रैकेट में इस पॉइंट के बाद OQ ग्रेटर देन OP। इसका रीजन लिखो, सिंस OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, since OP is the shortest distance between O and XY. Why it is the shortest distance? Because every point on this line will lie externally to the circle. सिर्फ एक P पॉइंट है जो आपके सर्कल पे लाई कर रहा है, अदरवाइज ऑन XY if you take any point it will not be going to lie on the circle. So अब सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट आ गया तो उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? ज्यादा। तो इसलिए हम क्या लिखोगे? Why OQ is greater? Since OP is shortest distance between O and किसके बीच में? O and XY। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो OP परपेंडिकुलर XY। नेक्स्ट लाइन में लिखो OP
परपेंडिकुलर एक्स वाई। इसका रीजन लिखो, सिंस the shortest line segment drawn from a point to given line is perpendicular to लाइन। मतलब आप किसी भी लाइन पर किसी भी पॉइंट से अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, ये नई कोई थ्योरम नहीं है कि अगर आपने कोई भी लाइन ड्रॉ करी है, आप किसी भी पॉइंट से अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा लाइन की क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि पी के अलावा कोई भी पॉइंट अगर मैं एक्स वाई में मार्क करती हूँ वो सर्कल के एक्सटर्नल जाएगा और उसका डिस्टेंस या उसकी लेंथ हमेशा ओपी से बड़ी होगी, इसलिए वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ओपी। मतलब थ्योरम में बस आपको ये दिखा रहा था कि ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट है तो नेचुरल बात है कि वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि मैथ्स ऑलरेडी ये थ्योरम बताता है कि अगर आप किसी भी लाइन पर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो तो वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, अच्छा एक बात सुनो, आपको ये पता है कि अगर मैं सेंटर से कहीं पर भी एक रेडियस ड्रॉ करती हूँ तो उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन पास होगी वो टेंजेंट होगी। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन आ पा रही है, इसका मतलब टेंजेंट सर्कल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट में। यानी कि हर एक सिंगल पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट होगा, 2 टेंजेंट तो नहीं ड्रॉ हो सकते एक ही पॉइंट से। समझ आ रही है ये चीज क्लियर थी? तो अब आपको बुक में कोई लिखा हुआ है दिमाग में, by theorem above we can also conclude that at any point on a circle there can be one and only one tangent। यानी कि एक से ज्यादा टेंजेंट का नहीं हो सकता। ये समझ आ रहा ना कि टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। अभी हमने दिखाया कि सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां पर वो परपेंडिकुलर हो पा रहा है, तो यानी कि एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, perpendicular drawn from center to tangent of a circle, perpendicular drawn from center to tangent of a circle passes through the point of contact, passes through the point of contact। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो टेंजेंट के तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास करेगा और किसी पॉइंट से पास वो कर नहीं सकता। सिंगल थ्योरम है, उससे आपकी अलग अलग पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। पहला पॉइंट आपने जो पढ़ा वो ये कि भाई ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई, फिर आपने पढ़ा कि भाई एक पॉइंट से सिर्फ वन एंड ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। इसी से आपके पास कंक्लूजन आया कि आपके पास जब भी कोई सेंटर से लाइन परपेंडिकुलर होगी आपके पास जब भी कोई लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर होगी तो वो हमेशा किससे पास करेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, और कहीं से वो पास नहीं कर सकती क्योंकि एक ही पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लिखो, इफ ओपी इज रेडियस with center O if OP is the radius with center O, comma, perpendicular drawn on OP, perpendicular drawn on OP at P, यानी
ओपी पे आप P पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, comma is the tangent to circle at P. इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई भी रेडियस ले लिया OP, और अगर मैं OP पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ P पॉइंट पे से, तो वो क्या होगा, टेंजेंट होगा P पॉइंट पे, सर्कल का टेंजेंट होगा किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। तो आपको एक ही थ्योरम से 4 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, पहला तो ये कि क्या जो आपने थ्योरम पढ़ी, दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरा आपने पढ़ा कि आपका एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। थर्ड पॉइंट आपने पढ़ा कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और लास्ट पॉइंट आपने पढ़ा कि अगर कोई ओपी रेडियस है और हम P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसी P पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 10.1 बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, आपकी बेसिक नॉलेज पे सिर्फ फिलअप्स वगैरह दे रखी है आपको, ये आप अटेम्प्ट कर देना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क। अब आ जाओ नंबर ऑफ टेंजेंट, आपका टॉपिक है 10.3 नंबर ऑफ टेंजेंट। अच्छा, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं, जब अभी आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि देयर कैन बी ओनली वन, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट दैट पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, अब थ्योरम लिखो, the length of tangents drawn, the length of tangents drawn from an external point to a circle, are equal। अच्छा, कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ा था हमने इससे पहले, आपको याद है जब भी हम सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट लेते थे और हमें बोला जाता था कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करो, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होते थे, 2 टेंजेंट, यानी कि सर्कल पे तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो सकता है, लेकिन अगर मैं एक्सटर्नली कोई पॉइंट ले लूं तो सिंगल पॉइंट से कितने टेंजेंट पास होंगे, 2 टेंजेंट। ठीक है, चलो अब आपको ये थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर आपका एक्सटर्नल कोई पॉइंट है और वहां से जो आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ के होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। इसका फिगर ड्रॉ करो, सर्कल हो गया, सर्कल का हमने सेंटर ले लिया O, वो एक्सटर्नल पॉइंट हमने कंसीडर करा है P। ठीक है, क्या करते थे आप, OP को ज्वाइन करते थे, उसके बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करते थे, कंस्ट्रक्शन रिवाइज अगर हम करें, और उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर भी कट करता था उसे सेंटर मानकर लेट्स से M पे इंटरसेक्ट करा तो OM रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते थे और वो सर्कल किसी 2 पॉइंट पे कट करता था आपके प्रीवियस सर्कल को। ठीक है, लेट्स से वो पॉइंट हो गया आपके Q और R, तो आपका जब आप PQ को ज्वाइन करते थे और PR को ज्वाइन करते थे तो ये क्या कहलाते थे, टेंजेंट, और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ज्वाइन करो, ज्वाइन OQ एंड OR, गिवन में क्या लिखोगे, दैट PQ एंड PR are tangents to the circle, are tangents of the circle with center O from an external point P, यानी कि PQ और PR टेंजेंट है उस सर्कल के जिसका सेंटर है O और टेंजेंट किस पॉइंट से ड्रॉ रखे, एक्सटर्नल पॉइंट P से। ये गिवन हो गया आपको। ठीक है, अब लिखो टू प्रूव, PQ इक्वल PR, हमें प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या है, इक्वल। अच्छा, अब हमें प्रूव करना है कि PQ इक्वल PR, तो हमें ट्राइंगल लेना ही पड़ेगा पिक्चर में। ट्राइंगल क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हम
कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ही लेकर ये प्रूव कर सकते हैं कि कोई भी एक जो आपकी थर्ड साइड बचेगी ट्राइंगल की वो इक्वल है। तो इसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी इंक्लूड करना ही होगा। तो आप कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करोगे? POQ और POR। लिखो ट्राइंगल। इन ट्राइंगल प्रूफ में लिखो कुछ भी लिख लो नेमिंग, जैसे बुक में देख रहा OQP ORP, मैंने आपको बोला POQ और POR, कुछ भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो OQ और OR दोनों क्या है? रेडियस। तो पहला पॉइंट आप लिख दो OQ इक्वल टू OR और रीजन क्या लिखो ब्रैकेट में? OQ equal OR. Why? Because both are radius. ठीक है, उसके बाद देखो अगर आप POQ ट्राइंगल देख रहे हो और POR दोनों के पास OP1 लाइन आ रही है, तो OP equal to OP. Why? Because it is common to both the triangle. अच्छा, थर्ड पॉइंट देखो, अभी हमने डिस्कस में पढ़ा था कि अगर टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल पे, वहां पर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री और ये वाला भी लिखो एंगल OQP इक्वल एंगल ORP। रीजन क्या लिखोगे? बोथ आर 90 डिग्री और क्यों? बिकॉज दीज आर एंगल्स बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल है ये, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, बिकॉज दे आर द एंगल्स बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट। अच्छा, 3 पॉइंट हो गए। हो गए आपके 3 पॉइंट। अच्छा, नाउ these two triangles will be congruent by no, it will not be congruent by side angle side angle side आप तब congruency लिखते हो जब दो साइड उसके बीच में इंक्लूडेड एंगल इक्वल होता है। आपने साइड ये और ये इक्वल लिए, ये वाला एंगल कहीं से भी इक्वल नहीं आया है, ये RHS congruency से congruent होगा। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, so these two triangles are congruent by RHS and hence the side PQ will be equal to PR by CT corresponding parts of congruent triangles equal आ गए। तो therefore the length of tangents from any one external point are equal। clear है ये पॉइंट? अच्छा, अब एक और पॉइंट लिखो फ्रॉम अबव थ्योरम। ये प्रूफ खत्म हो गया यहाँ तक। इससे डिटेक्ट हुआ एक और पॉइंट फ्रॉम अबव थ्योरम। एंगल QOP इक्वल एंगल ROP। एंगल QOP इक्वल एंगल RO। ये भी किससे इक्वल हो गए? CT से। अब इसकी इक्वल होने का मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स लिखो, दिस मीन्स two tangents, this means two tangents subtend equal angle. This means two tangents subtend equal angle at the center of the circle. At the center of the circle देखो दोनों टेंजेंट ने कुछ एंगल सबटेंड किया सेंटर पे और वो एंगल क्या हो गया? ठीक है। अच्छा, अब एक और पॉइंट लिखो इसी से, एंगल OPQ इक्वल एंगल OPR। ये भी किससे इक्वल होगा? एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR। दिस इज ऑल्सो इक्वल बाय। अब इसका मतलब क्या होगा? That OP is the bisector of angle
P। और इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर, द सेंटर lies on the bisector of the angle, on the bisector of the angle between two directions, between two directions। अच्छा देखो, ये हमने जो P2 इक्वल टू PR प्रूफ करा, ये प्रूफ है कॉन्ग्रुएंसी से। इसी को हम पाइथागोरस से भी कर सकते हैं। कैसे? ये साइड दोनों के पास कॉमन है तो सेम लेंथ की होगी, OQ और OR रेडियस है, ये भी सेम लेंथ का होगा, ये 90 डिग्री हमें पता है। तो इसके बाद आप राइट एंगल ट्राइंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है उससे आप POQ में भी लगा सकते हो, POR में भी लगा सकते हो। तो PQ की लेंथ क्या आएगी? अंडर रूट OQ स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? OP स्क्वायर। किसके इक्वल होगा? ये PQ के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर आप PR के इक्वल क्या लिखोगे? OR स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? PR के। एंड यू ऑलरेडी नो दैट OQ इज इक्वल टू OR बिकॉज बोथ आर दी। ठीक है, अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी याद रहे तो कॉन्ग्रुएंसी से करना होगा, अदरवाइज ठीक है। पहले प्रेफरेंस में कॉन्ग्रुएंसी को इसलिए बोलूंगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी हुई है, उसके कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। और ये पाइथागोरस भी है, लेकिन प्रूविंग के क्वेश्चन में इतना माइंड नहीं आता कि पाइथागोरस अप्लाई करोगे। कॉन्ग्रुएंसी एकदम पिक्चर में दिखता है। इसी के बेस पर आपके एग्जांपल्स है, कोई भी आपका डाउट एग्जांपल्स में तो आप मुझसे पूछ लो।